आलमी किताब मेले के 7वें रोज़ कौमी उर्दू कौंसिल के स्टार पर आप सभी का इस्तकबाल है। आज के दिन 3 मुज़ाकरे होने हैं। पहला मुज़ाकरा है उर्दू ज़बान और नई नस्ल। बाहिसत पैनलिस्ट 3 अहम शख्सियात इसमें शामिल हैं। हमारी पहली पैनलिस्ट हैं डॉक्टर शमा अफरोज़ ज़ैदी साहबा। आपका नाम आते ही 20वीं सदी का नाम हर किसी की ज़ुबान पर आ जाता है। आपने एमए और पीएचडी की डिग्रियां जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हासिल की। पीएचडी का मौजू आपके है उर्दू में तंज़ो मज़ाह। आप 20वीं सदी के अलावा कई और रसाइल की मुदीरा रह चुकी हैं, जिसमें माहनामा उमंग, उर्दू दुनिया और रूबी आंगन गुलफिशा है। नायब मुदीरा के तौर पर बच्चों का माहनामा उमंग, उर्दू दुनिया और फ़िक्र व तहक़ीक़ शामिल हैं। आपकी कई तसानीफ़ हैं। उर्दू नावल में तंज़ो मज़ाह, फ़न के आईने में, उर्दू अदब और जदीदियत, तनक़ीदी दरीचे, ज़फ़र अहमद निज़ामी के ख़ाके, जिन्हें मैंने देखा जिन्हें मैंने जाना, उर्दू सहाफ़त का नय्यर ताबा ज़ियाउर रहमान नय्यर, हयात व ख़िदमात, 20वीं सदी के मुंतखब अफ़साने। आपका इस्तकबाल है। गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अतहर फ़ारूक़ी साहब। आप मुमताज़ कॉलम नवीस और मुतरजिम हैं। उर्दू ज़ुबान के रस्म ख़त और उसकी तारीख़ और तहज़ीब पर गहरी नज़र है। सरकारी स्कूलों में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल पर भी नज़र रखते हैं। फ़िलहाल वो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनकी कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। गुफ्तगू उनकी हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त की तफ़हीम नौ, आज़ाद हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान, तालीम और सहाफ़त, मखमूर सईदी एक मुताला। तर्जुमे के बाब में आपका नाम बहुत मोतबर है। सलमान खुर्शीद साहब की एक किताब का तर्जुमा आपने किया है जिसका नाम है बाबर की औलाद। दूसरी किताब है बहादुर शाह ज़फ़र के साथ। और खलीक़ अहमद निज़ामी की भी एक किताब आपने एक किताब का तर्जुमा किया है। सर, आपका इस्तकबाल है। हमारी तीसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर महबूब हसन साहब। मारूफ़ कलमकार, तंज़ो मज़ाह और अदब अतफ़ाल के हवाले से जाने जाते हैं। बीए और एमए की डिग्रियां इन्होंने बीएचयू से हासिल की हैं। एमफिल जेएनयू से किया है, जिसका मौजू है इस्मत चुग़ताई और जॉन ऑस्टिन की नावल निगारी का तक़ाबुली मुताला। तक़सीम हिंद पर मुबनी उर्दू और अंग्रेज़ी नावलों का तक़ाबुली मुताला के मौजू पर इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री तफ़वीज़ की है। जेएनयू से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में एडवांस डिप्लोमा भी हासिल किया है। फ़िलहाल वो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। आपकी कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिसमें इस्मत चुग़ताई और जॉन ऑस्टिन, निकात फ़िक्शन, तंज़ो मज़ाह के बाब में भी उनका अहम नाम है, जिसके हवाले से उनकी एक किताब टुंडे कबाब बहुत मशहूर है। बच्चों के अदब के हवाले से भी आपको जाना जाता है, जिसमें जंगल जंगल और तितली रानी काबिल ज़िक्र हैं। आपका इस्तकबाल है। असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग मुख्तलिफ़ नौ के नए और अनोखे मौज़ूआत के ज़रिए नई नस्ल को उर्दू ज़बान के करीब लाने में हमारे हरदिल अज़ीज़ डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल का जो किरदार है वो बरसों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने किताब मेलों और सेमिनार्स के ज़रिए नौजवानों को जो प्लेटफार्म मुहैया कराया है वो लायक़ सताइश कदम है और ये उनका वस्फ़े ख़ास भी है। जब भी किसी प्रोग्राम का खाका उनके जहन में बनता है तो सबसे पहले उनकी नज़र नौजवानों पर होती है कि किस तरह हम उनकी तरबियत करें ताकि ये आगे चलकर उर्दू ज़बान व ख़िदमत के साथ मुल्क का नाम रोशन कर सकें। सर, आपका इस्तकबाल है। इस मुज़ाकरे की निज़ामत फ़रमाएंगी डॉक्टर साइमा समरीन साहबा। ये यूपी की रहने वाली हैं। इन्होंने बीए और एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है। पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। उनके पीएचडी का मौजू है साजिदा ज़ैदी की अदबी ख़िदमात का तनक़ीदी जायज़ा। इन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड भी किया है। फ़िलहाल ये कौमी उर्दू कौंसिल में बाहिसियत प्रोजेक्ट असिस्टेंट काम कर रही हैं। आपका इस्तकबाल है। गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाएँ। ये भी गुजारिश है कि इस मुज़ाकरे की कार्रवाई को भी आप आगे बढ़ाएँ। बहुत शुक्रिया सर, आप उधर तशरीफ़ रखें। इधर
मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन ग्रामी, भारत मंडपम नई दिल्ली वज़ीर तालीम श्री धर्मेंद्र प्रधान के ज़ेर एहतमाम किताब मेला 2026 का आज 7वां दिन है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान तवातुर से अपने स्टॉल पर मुज़ाकरों का इनेकाद कर रही है। मैं कौंसिल के रूह रवां मीर कारवां डॉक्टर शम्स इकबाल सर की बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। किताबों से होती है तकदीर रोशन के तहत आज के मुज़ाकरे का मौजू है उर्दू ज़बान और नई नस्ल। और इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर अतहर फ़ारूक़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर शमा मैम तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर महबूब हसन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। उर्दू ज़बान और नई नस्ल एक अहम और हसास मौजू है, क्योंकि ज़बान सिर्फ़ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि हमारी शनाख्त, तहज़ीब, सक़ाफ़त और फ़िक्र की अक्कास होती है। इस ज़बान ने हमें इज़हार की नज़ाकत, ख़याल की तहदारी और मुकालमे का सलीक़ा सिखाया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर महबूब हसन से मुखातिब हूँ, और क्योंकि ये अब बच्चों के लिए लिखते रहे हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, तो गोया कि ये फ़र्स्ट हैंड नस्ल इनके सामने आती है। मैं चाहती हूँ कि बतौर मुदर्रिस आपको कितने तलबा मिलते हैं उर्दू पढ़ने के लिए, या उर्दू मज़मून के तौर पर जो तलबा पढ़ते हैं, और वो कौन से तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं जो तलबा एक मज़मून के तौर पर उर्दू पढ़ते हैं, या फिर आपके कितने तलबा हो सकते हैं जो उर्दू पढ़ने वाले हैं नई नस्ल में। बहुत बहुत शुक्रिया सायमा साहबा। मैं सबसे पहले कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा। बल्कि मैं कहूँ, या मैं जिस तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो तमाम लोगों की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए शायद अल्फाज कम पड़े। और वो इसलिए कि आप जिस तरह से नए अज़हान को, नई नस्ल को, नए लिखने वालों को, एक तरह से वो हाशियाई किरदार को आप जिस मोहब्बत से, खुलूस से उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी जहनसाजी कर रहे हैं, और दुआ है कि आप इसी तरह से, इसी फ़िक्र के साथ आगे बढ़ें। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। जैसा कि आपने सवाल किया कि बतौर मुदर्रिस समाज का कौन सा तबका उर्दू ज़बान की जानिब मुतवज्जह है, या किस तरह का तबका उर्दू की जानिब आ रहा है। ज़ाहिर है कि बतौर मुदर्रिस मैं यही कहना चाहूँगा, ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि उर्दू जैसी प्यारी ज़बान, उर्दू जैसी मीठी ज़बान, जिस पर समाज का हर तबका जो रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं भी है मोहब्बत करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि समाज का जो मुतवस्सित तबका है, जो अंग्रेज़ी या जदीद तालीम हासिल नहीं कर सकता, वो उर्दू की जानिब मुतवज्जह होता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो मैं इसको इस तौर पे लेता हूँ कि उर्दू बतौर ज़बान ऐसे लोगों को जो जदीद तालीम या जो महंगी तालीम है हासिल नहीं कर सकते, उर्दू उनसे मोहब्बत करती है और अपने दामन में समेटती है, उनकी ज़िंदगी में रोशनी पैदा करती है। तो मैं इसको बहुत ही मुस्बत तरीके से लेता हूँ। और आम तौर पर उर्दू ज़बान के हवाले से जब गुफ्तगू होती है बड़ी जगहों पर, बड़े स्टेज पर, तो कई तरह की मायूसकिन बातें की जाती हैं। लेकिन अब दिल्ली में बैठ कर के गुफ्तगू करना, और उन इलाक़ों में जहाँ उर्दू के वसाइल उस तरह के नहीं हैं, या वो तबका जो तमाम तर जो वसाइल जो दिल्ली में फराहम है वो महरूम है, ऐसे में उर्दू की जानिब शहरों से, गाँव से, शोबे तक जो बच्चे आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि उनके जो निसाबी जो ज़रूरतें हैं उनकी तकमील। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी कौमी कौंसिल का वहाँ पर मेले में स्टॉल लगा था। अब बड़ी तादाद में
बड़ी तादाद में वहाँ पर बच्चों की और गार्जियन के साथ बड़ी मऊ के इलाके से, दवरिया से, सिद्धार्थनगर से, बस्ती से एक बड़ी तादाद जो डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, जो बच्चे पीजी के लेवल पर, यूजी के लेवल पर, और ख़ास तौर से अद्वैत अतफाल के हवाले से चूँकि बहुत सारी किताबें काउंसिल ने शाये की हैं, तो बड़ी एक तरह से पुरुम्मीद और हौसला बख्श तस्वीरें वहाँ से नज़र आई। तो मैं समझता हूँ कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बगल में, मैं जब उर्दू की मायूसी की बात होती है तो ये बगल में राजकमल के ऊपर जो तस्वीरें, जो किताबों की एक तरह से कवर पेज मैं देखता हूँ तो बड़ा हौसला बढ़ता है मेरा कि रस्मुल ख़त के पैरेलल अगर उससे अगर अलग हट के देखें तो उर्दू की ये मकबूलियत है। और हम बतौर उस्ताद, मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को इस जानिब मुतवज्जह किया जाए, उनके मसाइल को जो निसाबी ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं शमा मैम की तरफ आती हूँ। मैम, आप मारूफ सहाफ़ी, मुदीरा और नाक़िद हैं। आपके ज़ेर इदारत 20वीं सदी अब भी निकल रहा है। आपने उर्दू दुनिया और बच्चों की दुनिया, उमंग, गुलफिशा वगैरह रसाइल देखती रही हैं। आपने कितने मतलब नई नस्ल का ताल्लुक़ उन रसाइल से, या उन रसाइल की रीच कहाँ तक रही है कि जो नई नस्ल उसको ख़रीदती है या नई नस्ल तक वो रसाइल पहुँचते हैं? सबसे पहले तो मैं यानी नेशनल काउंसिल के डायरेक्टर साहब जब से तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर शम्स इकबाल, तो मैं समझती हूँ कि नई नस्ल की तरफ बतौर ख़ास तवज्जो दी जा रही है, जबकि हमें जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत है जो हमारी नई जनरेशन सामने आ रही है। अगर हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हाल में ही अलीगढ़ में जो यानी कि ये जो अभी वर्कशॉप किया बहुत बड़े पैमाने पर, और उसकी जो रिपोर्ट्स मैंने अखबारात में पढ़ी तो बड़ा जी खुश हुआ कि जिस एंगल से लेके चल रहे हैं बच्चों को। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है, मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए हमें माहौल बनाना होगा। हमें सिर्फ खुद घर वालों को माहौल बनाना होगा कि हमें बच्चों के लिए कैसी अब ये दौर है वो क्या है, इंग्लिश मीडियम, जिसको देखो इंग्लिश मीडियम के पीछे भाग रहा है। लेकिन उससे देखिए, एक तो हमारी उर्दू से तहज़ीब वाबस्ता है, बहुत कुछ उर्दू के बगैर हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। और लेकिन हम यानी कि मैं जब जाती हूँ बात घरानों में तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि घर में वो ख़वातीन जो यानी कम अंग्रेज़ी जानती हैं वो भी कोशिश करती हैं बच्चे को अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करें, जबकि बच्चों के लिए कितना भी हाईली क्वालिफाइड, कितने अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन आपको घर का माहौल तो बना के रखना होगा। यानी कि बच्चों को अगर हम घर में भी अंग्रेज़ी बोलेंगे और इसको शान समझेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं। ठीक है, अंग्रेज़ी बहुत बड़ा वो है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन हम उर्दू को, अगर हम उर्दू को इस तरीके से राइज नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं आगे, तो उर्दू तो इस तरीके से हो, लेकिन उर्दू इतनी खूबसूरत ज़बान है कि मर तो सकती ही नहीं है, कोई कितना ही कह ले कि नहीं। बात यह है कि हमें आगे आना होगा। ये मिसाल के तौर पे हमारे खुद डायरेक्टर साहब हैं, ये जिस तरीके से लेके चल रहे हैं तो मुझे तो खुद हैरत होती है। आए दिन एक तनहा बंदा किस तरीके से ये कर रहा है, बहुत ही हैरत होती है मुझे। और कहीं के कहीं मैंने इससे पहले भी देखा है, वर्कशॉप होते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ सूबों में हो रहे हैं, वो हैरत अंगेज़ बात है। और यकीनन इससे हमारी उर्दू को, नई नस्ल को बहुत फ़ायदा होगा। हमें नई नस्ल के लिए माहौल पैदा करना होगा, जो मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक हो रहा है कि बच्चों के ताल्लुक़ से किताबें भी छप रही हैं, बच्चों के ताल्लुक़ से जो बच्चों की दिलचस्पी का सामान है वो अगर हम नहीं पैदा करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर। अतहर फ़ारूक़ी साहब, जब हम कहते हैं नई नस्ल, तो नई नस्ल में जो 30-40 साल से लिख रहे हैं और जो 80s के हैं, 70s के हैं या 90s के हैं, जैसे एक नई नस्ल मैं हूँ, तो आप क्या देख रहे हैं कि वो जो 30-40 सालों से लिख रहे हैं और जो ये 21वीं सदी की नस्ल है, ये फ़िक्शन लिख रही है, शायरी लिख रही है, तो इनके लिखने और उनके लिखने में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? इनका क्या बयानिया है, उनका क्या बयानिया रहा है ज़बान के हवाले से? क्योंकि आप लिसानियात के भी माहिर हैं, लिसानियात पे भी आपने काम किया है, तो ज़बान के हवाले से मैं चाहती हूँ कि इस पर अपने राय का इजहार करें। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं
अपने दोस्त शम्स इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब वो इनकी इतनी तारीफ़ें हो रही हैं कि मैं अगर तारीफ़ इनकी कुछ ज़्यादा करूँगा तो बात ख़राब हो जाएगी। और बहरहाल मैं इनको उस ज़माने से जानता हूँ और ये भी मुझे उस ज़माने से जानते हैं जिस ज़माने की दोस्तियों का आम तौर पे बुढ़ापे में, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में हवाला नहीं दिया जाता है। मैं और ये एक ही यूनिवर्सिटी में थे, एक ही हॉस्टल में थे और उसके बाद कुछ दिन तक मैं कौमी उर्दू कौंसिल में था तो ये वहाँ भी थे। तो बहुत लायक फ़ायक आदमी है ये। और जो लोग मुझे जानते हैं मैं इनके, वो ये भी जानते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो अगर ये बैठे हैं यहाँ तो मैं इनकी वजह से इनके मुंह पे तारीफ़ कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं इन बीवी की बात के ऊपर आऊँ, मैं शम्स साहब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो इसी मौजू से मुताल्लिक़ है कि दिल्ली में हमारे लिए, ख़ास तौर पे आपके लिए करना आसान है कि जो ख़ास तौर पे जो स्कूल की तालीम है उसकी तरफ जो असातिज़ा हैं, जो निसाब है, उस पे बहुत कम तवज्जो है हमारे सारे इदारों की। मैं उर्दू एकेडमी के अंजुमन ने एक दफ़ा एक सेमिनार कराया था पूरे दिन का, जिसमें सिर्फ स्कूलों के टीचर्स और जो उर्दू पढ़ाते हैं उनको हमने बुलाया था। मगर ज़ाहिर है कि हमारे वसाइल महदूद हैं, तो मेरे ख़्याल में उसमें आप कुछ बहुत बेहतर काम कर सकती हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि ये शायद आपने एक ख़्याल आपके जहन में ये है कि नई नस्ल से जो आपकी मुराद है वो 30-40 साल या 25 साल के लोग हैं और उसमें भी लिखने वाले हैं। जी। ऐसा नहीं है। कोई ज़ुबान जो तरक्की करती है, जिसमें लिखने वाले आगे आते हैं, वो लोग होते हैं जो आम तौर पे स्कूल के ज़माने से उनकी कुछ ना कुछ उस ज़ुबान की तरफ और लिखने पढ़ने की तरफ रग़बत होती है। जी। मुझे याद है कि मैंने 16-17 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। बहरहाल छपने का मामला यह है कि उसकी समाजियात अलग है कि वो आपके पास सिफारिश और ताल्लुकात हों, तो वो छपनी मेरी चीज़ें उस वक्त शुरू हुई जब मैं दिल्ली आ गया 2-3 साल के बाद, 18-19 साल की उम्र में। तो एक तो इस ख़्याल को मेरे ख़्याल में जहन से निकालने की ज़रूरत है कि जो 30-40 साल के लोग हैं वो नई नस्ल है। दूसरे इस ख़्याल को जहन से निकालने की ज़रूरत है कि जो लिखने वाले हैं वही नई नस्ल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माशरे में जो बच्चे हैं, अगर आप उर्दू की बात कर रही हैं और उर्दू के माहौल की और उर्दू के अदब की बात कर रही हैं, तो वो सब वही हैं जो उर्दू के माहौल से आए हैं और जिनसे जो उर्दू का वसीतर मंज़रनामा और तनाजुर बनता है। शमा साहिबा यहाँ बैठी हैं, ये आपको बताएंगी कि जब इनका पर्चा 20वीं सदी जो 1-1.25 लाख छपता था तो उसके ख़रीदार कौन थे? उसके ख़रीदार क्या वो लोग थे जो लिखने पढ़ने वाले हैं, या वो लोग थे जो लिखने पढ़ने वाले इस्तिलाहन लिखने पढ़ने वाले नहीं हैं, जो लिखने पढ़ने के पेशे से वाबस्ता नहीं हैं। मैंने किसी स्कूल में तालीम हासिल नहीं की उर्दू की, लेकिन मेरी जो उर्दू है वो मेरे माहौल की देन है। और मैंने सिर्फ प्राइवेट तालिब इल्म के तौर पे कुछ एमए वगैरह किया है उर्दू में, लेकिन क्लासरूम में बैठ के मैंने कभी उर्दू नहीं पढ़ी है। और वो एमए उर्दू में करने की वजह भी वो जेएनयू में कुछ दाखिले की टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैंने किया। तो इसका कोई ताल्लुक़ उससे नहीं है कि जो नई नस्ल है वो होगी जो उन लोगों से मुताल्लिक़ है जो बाकायदा रिसालों में छपते हैं या लिखते हैं या मशायरों में जाते हैं। वो नहीं है, बल्कि वो है जो आम माशरे में पाए जाते हैं। 10 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे। तो जैसे हमारे बचपन में, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैंने कहीं
तालीम, उर्दू की नई तालीम मैंने हासिल की है स्कूल में, लेकिन मेरे घर में मेरी वालदा, मेरी खालाएँ शमा पढ़ती थी, 20वीं सदी आता था, एक बानो आता था, एक बानो कशीदाकारी था, तो ये खिलौना था। एक उनका पर्चा निकलता था मुजरिम, जिसमें हर महीने एक नॉवेल होता था। तो वो सब घर में पर्चे आते थे और हमने कब 3, 4, 5 साल की उम्र में कब हमने वो पर्चे पढ़ने शुरू कर दिए हमें नहीं अंदाज़ा है। और जब हम 11वीं 12वीं क्लास में पहुँचे तो हम लिखने लगे थे उर्दू में, जबकि उर्दू हमने पढ़ी नहीं थी। तो ज़रूरत इस बात की कि जो उर्दू का ओवरऑल माहौल है, जो शम्स कोशिश कर रहे हैं कि किताबें पहुँचें, घरों में किताबें पहुँचें, एक माहौल बने, तो उसमें वो नई नस्ल भी शामिल हो जाएगी जो आम माशरे को बनाती है। ये जो माफ़ कीजिए, ये जो पढ़ने लिखने वालों का और उर्दू से रोज़गार से जुड़े हुए लोगों का माशरा है, ये बहुत छोटा सा है। सारे हिंदुस्तान में आप यूनिवर्सिटी टीचर्स की अगर फहरिस्त बनाएं तो वो 3-4 हज़ार भी नहीं होंगे। और अगर आप उनसे पूछें कि आप साल में कितने पैसे की किताबें ख़रीद के पढ़ते हैं, तो उसमें 3-4 हज़ार में शायद 50 लोग भी नहीं होंगे जो ख़रीद के पढ़ते हैं किताबें। तो अगर उन्हीं पे आप मुनहसिर होके कोई बात करेंगी तो ये बात बहुत अधूरी रहेगी। कोशिश करनी चाहिए कि माशरे में किताबें फैलें, हम लोग अपने घरों में किताबें देखें, हमारे बच्चे किताबें देखें। और बात फिर मैं वहीं ख़त्म करूँगा, फिर आप आगे बढ़ाइएगा कि जब तक बुनियादी तालीम स्कूल की सतह पे तालीम नहीं होगी, तब तक माशरे में उर्दू या हिंदी या अंग्रेज़ी कोई ज़ुबान माशरे की ज़ुबान नहीं बन सकती। हिंदी सरकार की सारी कोशिश के बावजूद एक ख़ास सतह पे आपको दिखाई देती है नारों में, लेकिन उर्दू वालों की तरह जितने हिंदी वाले भी हैं, जो हिंदी के प्रोफेसर्स हैं, जो हिंदी के लेक्चरर्स हैं, उनके बच्चे भी अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में जाते हैं। मैं यहाँ किसी से नाम लेके सवाल नहीं करूँगा, अपने आप से भी नहीं करूँगा, इनसे भी नहीं करूँगा, इनसे भी नहीं करूँगा, इनसे भी नहीं करूँगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि क्या आपके बच्चे स्कूल में उर्दू पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब नफ़ी में होगा। तो मैं उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना ख़ुद को डालना चाहता हूँ ना दूसरों को। लेकिन ये है कि जब तक आप अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाएंगे और आप ये नहीं मानेंगे कि उर्दू का अदब दुनिया का बहुत बड़ा अदब है, और अगर अंग्रेज़ी आपके ऊपर मुसल्लत न की गई होती तो आपको पता चलता कि उर्दू का अदब अंग्रेज़ी से कहीं ज़्यादा बड़ा अदब है। क्योंकि जो उर्दू का अदब है वो रिवायत का अदब है, अंग्रेज़ी का जो अदब है वो प्रेस के आने के बाद का अदब है। तो इन दोनों रिवायतों में फ़र्क है। तो कोशिश करनी चाहिए जो शम्स कर रहे हैं कि माशरे में उर्दू फैले और हमारे बच्चों तक उर्दू पहुँचे। स्कूलों में उर्दू हो, चाहे कि इख्तियारी मज़मून के तौर पे हो, मीडियम के तौर पे हो। स्कूल में नहीं हो सकती तो वो घर पे हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। हमारे पास हर चीज़ के लिए वक्त है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वक्त है, बच्चों को स्विमिंग ले जाने के लिए वक्त है, तीसरी या चौथी ज़ुबान के तौर पे फ्रेंच पढ़ाने के लिए वक्त है। वक्त नहीं है और बहाने हैं, तो हमारे पास उर्दू न पढ़ाने के बहाने हैं। तो मेरे ख़्याल में जब हम उन बहानों से निकल आएंगे तो वो लोग भी जो उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं वो भी उर्दू पढ़ने लगेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका उर्दू पढ़ता है, उनके घरों में उर्दू बोली जाती है, उनके माहौल में उर्दू है, बस वो मंजरनामे पे नहीं दिखाई देते। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं सर के ही सवालों से आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि सर ने कहा कि घर में सर को मैंने आखिर में रखा था कि सर से जी देखिए जी जी ऐसा है कि इस वक्त मेरा 2 रोल है। एक तो ये कि मैं कौमी उर्दू कौंसिल का सरबराह हूँ और ये तमाम महफ़िलें सजी हुई जो हैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन मैं गुफ्तगू एक कारी के तौर पर करना चाहता हूँ। अपनी पर्सनालिटी को कट करता हूँ इस वक्त कि मैं डायरेक्टर हूँ। अथर भाई ने बहुत सारी बातें की हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं और उसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे।
चूँकि ये मौजू है उर्दू ज़बान और नई नस्ल, डिफ़ाइन कर दिया इन्होंने नई नस्ल के हवाले से, और मैं इनकी बातों की तायीद करता हूँ कि वो 30 साल 40 साल जो आम तौर पर है, हम पहले तो सब्जेक्ट को समझ लें, हम कहना क्या चाहते हैं और ये मौजू किस लिए रखा गया है। फ़र्ज़ कीजिए शम्स इक़बाल एक डायरेक्टर है, उसने एक मौजू दिया है, तो शम्स इक़बाल एक रीडर है, उसको कैसे देख रहा है। मुझे लगता है कि हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं हम सब लोग के घर में उर्दू स्क्रिप्ट लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल का काम वहाँ से शुरू होता है। आम तौर पर जब हम लोग नई नस्ल की बात करते हैं तो ये बात सीधे रिसर्च स्कॉलर या किसी किस्म का क्रिएटिव राइटर, खा वो शायर हो, अफसाना निगार हो, नॉवेलिस्ट हो, हम वहाँ चले जाते हैं। मेरा मकसद ये है कि जो टीनेजर है 12 साल से लेकर 18 साल, थोड़ा सा ज़हनी तौर पर हम लोग कमज़ोर हैं तो 15 साल से 22 साल, कमज़ोर नहीं है, 6 to 8 ईयर्स को हम कहते हैं कि प्राइमर लेवल पर आप उनको स्क्रिप्ट सिखाते हैं, उनको किसी तरह से अट्रैक्ट करते हैं पढ़ने की तरफ। लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में 12 साल और उसके ऊपर बहुत कुछ कम लिखा गया। हम डायरेक्ट चाहते हैं कि आग का दरिया पढ़े। अब आप ये बताइए कि एक आदमी जिसकी स्क्रिप्ट उर्दू है, उर्दू पढ़ता है, अब आपने उसको पढ़ने की आदत का फ़रोग़ किया नहीं, उसके मनपसंद चीज़ें उसको दी नहीं, और आप फ़ौरन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 9 तर्ज़ मुरस्सा कोई पढ़ ले, ग्रेजुएशन में पहुँचा, एमए में पहुँचा। तो ये तमाम चीज़ें बतदरीज आगे बढ़ती हैं। यही हम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जो रीडरशिप कम हो गई, नई नस्ल उस वक्त आगे बढ़ेगी जब उस नफ्सियात से गुजरेगी उसने क्या क्या पढ़ा। अच्छी कहानी भी आप उसी वक्त लिख सकते हैं जब आपने उस जहन में, उस उम्र में वैसी कहानी पढ़ी होगी। बाज़ औक़ात ऐसे लोग आपको मिले होंगे, जैसा आप अतहर भाई कह रहे हैं कि उर्दू एज ए सब्जेक्ट कभी नहीं था, लेकिन माशाल्लाह अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी हैं, ख़ासा कुछ लिखते पढ़ते हैं, और जो मुशाहदा इनका है वो उन लोगों से ज़्यादा बेहतर है जिन लोगों ने स्कूल में पढ़ी। तो जिसको पढ़ना होगा वो तो तलाश करेगा ना कि उसको क्या चीज़ें चाहिए। हम वो नहीं दे रहे हैं। आप पूरे शेल्फ में चले जाइए, यहाँ से वहाँ तक काउंसिल के किताबों को आप देखिए, तो इसमें बहुत कम हिस्सा ऐसा होगा जो कॉमन रीडर के लिए होगा, जिसको हम आम कारी कहते हैं। जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है वो बाद में तय करेगा कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, इंजीनियरिंग पढ़ेगा, मेडिकल पढ़ेगा या अदब पढ़ेगा। अदब में भी शायरी पढ़ेगा, फिक्शन पढ़ेगा, और शायरी में भी गज़ल पढ़ेगा, कसीदा पढ़ेगा। ये बहुत बात का स्टेज है। हमारी जो सबसे जो बड़ी कमी रही है उर्दू में, जो मैं चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसको किसी तरह से उसकी भरपाई कर सकूँ। आप किसी भी ज़बान में चले जाएं तो आपको टीनेजर के लिए नॉवेल मिलेगा। हिंदी में चले जाएं, इंग्लिश में चले जाएं, आलमी ज़बान में कहीं भी चले जाएं, तो जब आप उस नॉवेल को पढ़ेंगे तो आपको बाद के लिखे हुए नॉवेल जो उस एज के यानी मैच्योरिटी लेवल जब आएगी तब समझना आसान होगा। कोशिश ये होनी चाहिए हमारे ऑथर को या नई नस्ल के लिए जो लिखते हैं, वो नई नस्ल की दिलचस्पी को भी सामने रख करके कुछ बात करूँ। अपना मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मुझे पढ़ने की आदत कैसे हुई। मेरे फादर उर्दू के प्रोफेसर थे, 4 अखबार मंगवाते थे। अब मेरी दिलचस्पी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन स्क्रिप्ट तो मुझे आती थी। जो घर में अखबार आता था, मुझे बचपन से शौक़ था क्रिकेट खेलने का, कमेंट्री सुनने का। वो सीधे लास्ट पेज पर शबाब अनवर का वो मजमून आया करता था क्रिकेट पे, वो पढ़ता था, या मोइन गिरडवी जब लिखते थे सिनेमा के हवाले से उसको पढ़ता था। पढ़ने की आदत वहाँ से मेरी शुरू हो गई। जब पढ़ने की आदत शुरू हो गई तब फिर बाद में मीर गालिब पढ़ा, गरचे उसके पहले कुछ और पढ़ना चाहिए था, इसलिए मीर गालिब भी ठीक से नहीं समझ सकते कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो नई नस्ल को चाहिए
कि वो मुताला करे। और नई नस्ल से मुराद आप जैसे लोग नहीं हैं। नई नस्ल से मेरी मुराद वो टीनेजर है जिनके लिए जो यहाँ राइटर बैठे हैं उनके लिए क्या सामान आप दे सकते हैं। जब आपसे ये कोई बात पूछता है कि आपके पास स्पोर्ट्स पर कितनी किताबें हैं, कौमी उर्दू काउंसिल जैसा बड़ा इदारा स्पोर्ट्स पर एक भी किताब आपको नहीं मिलेगी। इंडियन सिनेमा पर कितनी किताबें होनी चाहिए, आप यहाँ ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। फिल्म पर्सनालिटी बहुत होगी जिसमें बच्चों को दिलचस्पी होगी, दिलीप कुमार को पढ़ना चाहेंगे, राजकुमार को पढ़ना चाहेंगे, उनकी बायोग्राफी जानना चाहेंगे, वो उनको नहीं है। लेकिन दुनिया भर के मोनोग्राफ हमने शाया कर रखे हैं, ठीक है, वो भी अच्छा काम है वो, लेकिन उसका लेवल आगे चला गया। हमें ये ध्यान में रखना होगा एज ए रीडर, एज ए पॉलिसी मेकर। अब मैं बात कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। मैंने आते ही ये कोशिश की कि जो महफिल ये सजी हुई है इस तरह का एहतमाम इसलिए किया जाए कि नए लोगों को जोड़ा जाए, मेले तक वो आएँ। जब वो मेले तक आएंगे तो ज़रूरी नहीं कि मेरे स्टॉल पर आएँ, मैंने कभी नहीं कहा मेरे स्टॉल पर आए, मेले में जाएं। इंग्लिश के पब्लिशर्स हैं, हिंदी के पब्लिशर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस को देखें, उनके यहाँ जो किताबें लिखी जा रही हैं उसको देखें। तो जो राइटर भी है वो भी आए और वहाँ जाए और उसके ज़हनी इख्तरा को भी आगे बढ़ाने में ये मदद मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो महफिल हमने सजाई इसके पीछे जो मेरा जो आफ्टर थॉट था वो यही था कि जब हम यहाँ पर कुछ करेंगे तो इसमें से नए लोग भी निकल कर आएंगे और जो पुराने हैं उनकी सोच भी बदलेगी कि भाई हमें उर्दू रीडरशिप कैसे बढ़ानी है, उसके जो जो मीन्स हो सकते हैं, उसके जो जो ज़राए हो सकते हैं, कैसे उसको हम आगे ले जाएं। क्योंकि जब आप 6 करोड़ मदर मीडियम कहते हैं तो ये गवर्नमेंट का डाटा है, ये मेरा डाटा तो है नहीं। तो 6 करोड़ मदर मीडियम का मतलब इतने लोग स्क्रिप्ट जानते होंगे। कौमी उर्दू काउंसिल ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों को स्क्रिप्ट सिखाती है। फिर उसके बाद का जो रास्ता है उसके लिए हम लोग मिलजुल कर बैठें और सोचें। ख़ासतौर पर अथर भाई इंटेलेक्चुअली मुझसे ज़्यादा साउंड है, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैंने प्रैक्टिकल बात की है। कुछ रास्ता निकलेगा और जो उर्दू का जो एरिया है वो सिकड़ा नहीं है। मैं जब शारजा गया तो वहाँ भी पा रहा हूँ कि उर्दू के लोग मिलते हैं। हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए और ये पॉजिटिव एनर्जी हमें उम्मीद है कि नई नस्ल हमें प्रोवाइड कर पाएगी। बहुत शुक्रिया सर। सर ने कहा कि जो है आम कारी के लिए उर्दू अदब में कुछ नहीं है, तो आम कारी के लिए लिखने के लिए तो नई नस्ल की जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो आम कारी के लिए किताबें लिखे, फ़िल्मी दुनिया के सितारों पे किताबें लिखे, या फिर जो और भी क्रिकेट के स्टार्स हैं उन पे भी उर्दू में किताबें आनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जो आजकल की नई नस्ल लिख रही है उनके लिए? देखिए, ये आपने दरअसल सवाल ये तरजीहात की बात है कि आप किन चीज़ों को तरजीह देते हैं। मैं सर ज़रा सा अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी मैं डालना चाहता हूँ कि मैं किस इलाके से हूँ, आज यहाँ बैठा हूँ। जो सफ़र है वो बिल्कुल बहुत सच्चाई के साथ, कोई इसमें वो नहीं है कि मैं चंदौली ज़िला है, आप लोग जानते होंगे, वहाँ नौगढ़ और चकियाँ का इलाका, आज भी उस इलाके में उर्दू का अखबार नहीं आता। मैं उस इलाके से निकला हूँ। मैंने बचपन में अपने वालिद साहब को हल चलाते हुए देखा है। 10, 12, 14 साल तक का था, बाद में तो खैर सब नई नई मशीनें आ गई। हल चलाते हुए देखा, हल चलाया भी है बचपन में थोड़ा सा। फिर साइंस से पढ़ाई की गाँव इलाके में, और उर्दू में मैं इस बात का खुले तौर पर मैं एतराफ़ कर रहा हूँ और करना भी चाहिए कि उर्दू +2 करने के बाद या मेरे पास एक रास्ता था साइंस से, फिर मुझे बनारस जाना पड़ता BSc करने के लिए बायोलॉजी से। तो वालिद साहब ने या घर का एक मशवरा था कि आप ग्रेजुएशन में कहीं दाखिला ले लीजिए। तो उसमें मैंने बतौर मजमून उर्दू और अंग्रेज़ी और सोशल साइंस का इंतखाब किया। पढ़ करके मैं BHU पहुंचा हूं 2008 में। तो पहली बार उर्दू का अखबार मैंने अपने हाथों में लेकर के देखा कि उर्दू का अखबार भी आता है, उसको पढ़ा जाता है। और मेरी ज़हनी परवरिश आप कह लीजिए, जो जिस मुआशरे में मैं पला बड़ा हूँ, ख़ालिस हिंदी मुआशरे में। तो सर की चूँकि बातचीत चल रही थी माहौल के, तो मैं सर-ए-दस्त ज़रूरी लगा कि मैं इन बातों का ज़िक्र करूँ। और मैं अब इस सवाल पर आता हूँ सायमा साहबा के कि तरजीहात वाली बात कि आप किन किन मौज़ूआत पर आप लिखते हैं।
तो जाहिर है कि ये अपनी दिलचस्पी या अपने ज़ौक़ व शौक़ का मामला है कि आप क्या लिखते हैं, आप फिक्शन लिखते हैं, आप शायरी कर रहे हैं या फ़िल्म के हवाले से कोई तहक़ीक़ी तनकीदी किताब लिखते हैं। और ये एक सच है बहुत बड़ा कि जो ज़बान ज़माने के या मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकती तो जाहिर है कि फिर वो तरक्की की दौड़ में उस राह से कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाएगी ज़बान। तो ये सवाल इस एतबार से बहुत अहम है कि तमाम मौज़ूआत पर लिखा जाए, तो ये वही तरजीहात वाली बात हुई। तो और कोई इस हवाले से, क्योंकि निसाबी किताबें तो दस्तयाब हैं यहाँ, लेकिन आम कारी के लिए, आम कारी की दिलचस्पी के लिए क्या इक़दामात उठाए जाएं? अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सर बैठे हुए हैं और काउंसिल भी यहाँ पे है, तो इन लोगों को कौन सी किताबें शाये करनी चाहिए, कि किससे लिखवाना चाहिए, नई नस्ल से या फिर और राइटर्स से, जो अच्छी अच्छी किताबें आम कारी के लिए दस्तयाब हो सकें? बिल्कुल 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 सही आप ये सवाल है कि आम तौर पर इदारों से जो किताबें शाये होती हैं, जो हमारी दानिशगाहें, जो जामियात हैं, उसमें निसाबी जो ज़रूरतें हैं वो तो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके दोष बदोश इदारों पर ये ज़िम्मेदारी एक तरह से है कहीं ना कहीं कि वो तमाम दूसरे मौज़ूआत पर भी किताबों की इशाअत का सिलसिला हो। तो मैं पिछले गुज़िश्ता कई बरस से देख रहा हूँ कि ख़ास तौर से कौमी काउंसिल जैसा बड़ा इदारा हिंदुस्तान का, बल्कि बर्रे सग़ीर का जितना बड़ा इदारा है, और इशाअत का जो सिलसिला है वो एक हम सब वाकिफ़ हैं उससे। तो निसाब के साथ साथ हमारे चूँकि ज़िम्मेदारान डॉक्टर शमीम इकबाल साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, और ज़ाहिर है कि ये जो मुज़ाकरा है, जो डिस्कशन है, उसका बुनियादी मकसद है कि कुछ मशवरे निकल करके आएँ, कुछ नए निकात, कुछ नई जहतों पर रोशनी पड़े, और ताकि एक तरह से रहनुमाई हो सके। और तो उस एतबार से इस पर भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि जो नया जहन है, नई नस्ल है, और अपनी दिलचस्पी के मुताबिक, और मैं ये देख रहा हूँ, मैं तो फ़ख्र के साथ, मैंने पहले जो शुक्रिया अदा करने वाली बात है कि ये देखा जाना चाहिए, आमतौर पे सेमिनारों में जो अदबी सेमिनार होते हैं, इस पर बिल्कुल भी ये शिकायत भी है। हम नई नस्ल की बात हो रही थी कि जिसका इख्तिसास हो, जो स्पेशलाइजेशन हो, और जिसका जिस फील्ड से, मैदान से ताल्लुक़ हो, और उसकी शिनाख्त करके या उस तरह के मौक़े दिए जाने चाहिए जो दूर दराज के इलाके हैं, कि उनकी सलाहियत का इस्तेमाल हो, इदारा उनसे काम ले, और उनका हक़ भी है और ये इदारों की ज़िम्मेदारियाँ भी हो। लेकिन आम तौर पर मैं देखता हूँ कि इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती है, और जो एक रिवायती तरीका है इदारों का, चाहे इशाअत का मामला हो, सेमिनार से और मुज़ाकरों का मामला हो, तो अपने वो एक तरह से एक ख़ास दायरा रिश्तों की बुनियाद पर। लेकिन मैं सलाम करना चाहूँगा डॉक्टर शमीम इकबाल साहब को कि मुख्तलिफ जो सूबे हैं मुल्क के, मुख्तलिफ सूबों की जिस तरह की नुमाइंदगी हो रही है, और हर नस्ल की नुमाइंदगी हो रही है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अतहर फारूकी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो उनके सामने मैं नई नस्ल हूँ। अगर मेरे सामने अगर कोई 10-12 साल का बच्चा है, अगर मुआज़ना आप करें, तो वो मेरे सामने एक तरह से वो नई नस्ल है। तो ये चूँकि एक कन्फ्यूज़न था कि उर्दू ज़बान और नई नस्ल के हवाले से, तो उस हवाले से भी बात हो गई है। और तो ये इस तरह की तरजीहात शामिल होनी चाहिए कि, और दूसरे मौज़ूआत पर भी किताबों की इशाअत का सिलसिला होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शमा साहिबा, ज़बान एक तहज़ीब की हामिल होती है, और जब तक उस ज़बान से नई नस्ल को नहीं जोड़ा जाएगा या उनकी वाबस्तगी नई नस्ल की नहीं होगी, तब तक ज़बान आगे नहीं बढ़ सकती। नई नस्ल को इसकी शनाख्त और वाबस्तगी से जोड़े रखने के लिए क्या इक़दामात उठाने चाहिए? देखिए, नस्ल तो हर दौर में नई नस्ल आती है। मिसाल के तौर पे हम पुरानी नस्ल में हो गए, लेकिन जब पुरानी नस्लें ख़त्म होती हैं और हम नई नस्ल को आगे नहीं लाएंगे, तो वो मतलब उर्दू क्या कोई भी कुछ भी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमें नई नस्ल को तो साथ लेके चलना होगा। यानी कि मैं समझती हूँ अपने तौर पर कि हमें जो बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, उनके लिए घर में वो माहौल पैदा करना होगा। मैं ख़ुद इस बात को समझती हूँ कि मिसाल के तौर पर मेरे पास उर्दू नहीं थी BA तक, लेकिन जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया, पता चला कि उर्दू नहीं है, तो कोई बात नहीं, दाखिला हो जाएगा, कैसे हो जाएगा।
तो मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि हमें सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए घर का माहौल करना होगा, उर्दू पढ़ानी होगी। खाली हम किताबें छाप रहे हैं, हम किताबें मिसाल के तौर पर कितनी भी छाप लें, लेकिन जब हमारे पढ़ने वाले नहीं होंगे, पुरानी नस्ल ख़त्म हो जाएगी और हमारी नई नस्ल आगे नहीं आएगी, उसकी दिलचस्पी उर्दू में नहीं पैदा होगी, तो हमारी किताबें छापनी भी बेकार हैं। लेकिन अब नई नस्ल के लिए हमें क्या करेंगे, नई नस्ल की दिलचस्पी के पेश नज़र हमें वो छापना। अच्छा, नई नस्ल का भी ये मान रहा है कि 18 हमें देखना है कि 4-5 साल की एक तो होती है बच्चों की इब्तदाई सतह पर अगर हमें उर्दू पढ़ाते हैं, जब हमें ये है कि हम अंग्रेज़ी पढ़ाने पर इतना तवज्जो दे रहे हैं, स्कूलों में नहीं है उर्दू, हमें उस पर इन्हिसार नहीं करना है, हमें घर में ही वो माहौल पैदा करना है कि हमारे बच्चे उर्दू सीखें। अगर हमें वो घर में माहौल नहीं मिलेगा हमारे बच्चों को, बड़ी हैरत होती है जब बाद घरानों में हम जाते हैं, पता चलता है कि बच्चे उर्दू नहीं जानते, अम्मा अब्बा उर्दू जानते हैं, घर में अखबार नहीं आता। क्योंकि आप अंग्रेज़ी का अखबार तो ख़रीदते हैं, अंग्रेज़ी के रसाले भी ख़रीदते हैं, लेकिन उर्दू का अखबार ख़रीदना, उर्दू का रिसाला ख़रीदना कसरे शान समझते हैं। यानी उसको मेज़ पे सजा के रखने के लिए आपका शान बढ़ती है कि साहब हमारे यहाँ उर्दू वही अंग्रेज़ी का अखबार आता है, बच्चों को भी बड़ी शान से कहते हैं। तो मैं तो समझती हूँ तो पहले हमें अपनी नई नस्ल के लिए अपने घर में माहौल होगा, स्कूल के ऊपर हमें इन्हिसार नहीं करना होगा, स्कूलों में उर्दू नहीं है। लेकिन अब जब आप अपने बच्चों के लिए डिमांड करेंगे, मैं समझती हूँ आप सब मिलजुल के, यानी हम सब मिलजुल के ये काम करें कि हमें बच्चों को उर्दू पढ़ानी है, तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ ना कुछ वसाइल पैदा करेगी कि हमारे बच्चों को हमें उर्दू चाहिए सब्जेक्ट के तौर पे। जब आप खुद ही उर्दू की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो कोई बात बनेगी नहीं। तो हर दौर में नई नस्ल हमारे सामने आती रहेगी, हमारी पुरानी नस्ल ख़त्म होती रहेगी, लेकिन हमें हर दौर में हमें इसका ध्यान रखना होगा। उर्दू पढ़ाने के लिए सबसे वही बात है कि बच्चों को हमें खुद संभालना होगा, स्कूल के ऊपर इन्हिसार नहीं करना है। स्कूल में तो ये किसी को भी गवर्नमेंट को इल्ज़ाम देना बेकार है कि साहब उर्दू नहीं है, तो लेकिन उसके लिए जैसे इज्तिमाई, तो इज्तिमात हम कैसे सब इकट्ठे मिल के अपने तौर पे हमें जहन बनाना होगा इस बात के लिए, घर से ही माहौल बनाना होगा। फिर हमें मुख्तलिफ़ इदारों में जो इस तौर पर गुफ्तगू करनी होगी, खाली सेमिनारों से बात नहीं बनती, माफ़ कीजिएगा। यानी कि वो हमें प्रैक्टिकल हो के खुद हर एक को फ़र्दन कोशिश करनी होगी, फिर फ़र्दन सब मिल के इकट्ठा। अब जैसे एक बड़ा इदारा है, ये दो हमारे शम्स इकबाल साहब हैं, ये हैं, कितना काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि कोशिश ये करेंगे तो हमें, और अपनी नई नस्ल को साथ लेके चल रहे हैं, नई नस्ल को साथ लेके नहीं चल, नई नस्ल में वही आ गए ना, बच्चे 10 साल के भी हैं, 20 साल के भी हैं, और बाकी पुराने वो अगर आगे नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा काम है कि हम नई नस्ल को लेकर साथ चल रहे हैं, वरना उर्दू को पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। और इसकी कोशिशें बराबर हो रही हैं और मुझे अच्छा भी लगा इस साल में, यानी कि गुज़िश्ता साल 2025 में जिस तरीके से जगह प्रोग्राम्स हुए हैं उर्दू के, तो वो एक उम्मीद अफ़ज़ा बात है। इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है, खाली बात करने से कुछ नहीं होता, आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं ये देखना ये है। जी, काउंसिल से तो बच्चों के लिए बहुत सी किताबें शाये हुई हैं, और जी मेरे इल्म में किताबें हैं, और किताबों के इसके अलावा वर्कशॉप जो वक्तन फ़वक्तन होते हैं बच्चों के ताल्लुक़ से, किताबों के ताल्लुक़ से या कहानियों के ताल्लुक़ से, सब मेरी नज़र में हैं। तो उसके ऊपर जब गुफ्तगू होती है तो बनती है ना कि क्या आप खाली सिर्फ ज़िक्र कर रहे हैं कि उर्दू, लेकिन ये कि आप उसके ताल्लुक़ से जब वर्कशॉप इनक़ाद करते हैं, कोई भी उसको एक गुफ्तगू चलती है जी, तो किताबें भी तो जब ही उसमें आएंगी कि जब हमारे उर्दू पढ़ने वाले होंगे तभी हमारी किताबें। लेकिन बात एक छोटी सी है कि यानी, लेकिन पता नहीं कि उर्दू ख़रीदने, उर्दू के, हालांकि ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों ने किताबें बहुत ज़ौक़ शौक़ से ख़रीदते हैं, हज़ारों की किताब से, लेकिन उर्दू का दर्द तो हो दिल में, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि उर्दू नहीं पढ़नी है। पता नहीं इसके पीछे क्या
कारफरमा है, लेकिन कोशिशें बराबर हैं। इस कोशिशें से सामने आनी हमने देखा है कि इस साल बहुत किताबें ख़रीदी गई। वजह क्या है कि जज्बा भी पैदा करना होता है। हमारा खाली जज्बा नहीं, दूसरे लोग भी उसको महमीज़ करें, यानी हमारे अंदर वो उभारें, हमारे बच्चों के अंदर उभारें, नई नस्ल के अंदर। जब पढ़ाना होगा, पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को, तो तभी वो बच्चों दिलचस्पी लेंगे और उसके लिए उसी टाइप की किताबें छापनी होंगी जैसे कि बच्चे पसंद करते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे 10-12 साल के बच्चों को, बच्चे तो यानी कि वो टीन एज, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि टीन एज यानी कि 19 साल के बच्चे, उससे भी, तो वो नस्ल की बात है। आप उनकी दिलचस्पी के लिए किताबें जैसा वो चाहते हैं, माहौल, वो चीज़ आप लाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे नहीं पढ़ें। उर्दू पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़े हैं, लेकिन हमें उसके लिए सबसे पहले घर में माहौल तैयार करना तो होगा। घर में अगर माहौल नहीं मिलेगा तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मैम। सर, जहाँ एक तरफ उर्दू ज़बान की शीरीनी, सकाफ़ती वर्सा और शायरी नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है, वहीं पर एक चैलेंज भी है डिजिटल अहद में। जो ये डिजिटल अहद है, इसमें चैलेंज भी है। एक गिरोह कहता है कि उर्दू को देवनागरी में रखा जाए, एक गिरोह कहता है कि नहीं, इसकी अपनी असल शनाख्त में, अपने ही रस्मुल ख़त में रखना चाहिए। उस गिरोह का मानना है कि जब उर्दू देवनागरी में आएगी या रोमन में आएगी तो उसकी रीच में इजाफा होगा। इस पर आपका क्या राय है? नहीं, मैं इस सवाल को आपकी इस तरह ले रहा हूँ कि जो लोग नागरी में पढ़ना चाहते हैं जी, वो ज़रूर पढ़ें। उनके लिए तो राजकमल प्रकाशित कर ही रहा है। राजकमल है और बहुत सारे वो हैं, वो मसला नहीं है जी। जो लोग अंग्रेज़ी तराजीम पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अंग्रेज़ी तराजीम छापने वाले पब्लिशर्स बहुत हैं। मसला ये है कि देखिए, आपके यहाँ एक बुनियादी प्रॉब्लम है जो आपके माशरे में भी है कि आपने कुछ स्टीरियोटाइप बना रखे हैं। जैसे एक आपने कास्ट का स्टीरियोटाइप बना रखा है कि जो फलां कास्ट का आदमी होता है, वो मुसलमानों में हो, हिंदुओं में हो, दूसरी जगहों पे हो, वो ज़्यादा ज़हीन और बहुत अक्लमंद होता है। इसी तरह जो आपकी एथनिसिटी है, उसमें ये कि जो गोरा आदमी है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो उसी तरह आपने एक ये स्टीरियोटाइप बना रखा कि उर्दू, अच्छा, उर्दू का मतलब उर्दू अदब का मतलब आला उर्दू अदब का मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग। दुनिया की किसी ज़ुबान में ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ी इतनी बड़ी ज़ुबान है, वहाँ दुनिया के कौन से मौजू पे आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। मुझे बताइए कि उर्दू में जो अगर आम आदमी पढ़ना चाहता है, मैं आपको अभी बैठे हुए 100 किताबों के नाम गिना दूंगा जो फिल्म वालों की बायोग्राफीज़ हमारे यहाँ छपी हैं जी। दलीप साहब की 2 छपी हैं, रेखा की छपी है, गुरुदत्त की छपी है, बहुत सारे लोगों की छपी है। ये किताबें हमारे यहाँ क्यों नहीं हैं उर्दू में? क्यों आप उर्दू जानने वाले आदमी से ये तवक्को करते हैं कि वो इकबाल के ऊपर किसी माहिर इकबालियात की किताब पढ़ेगा? ये मतलब मुझे तो नहीं समझ में बात आती है। जो लोग इकबाल को पढ़ना चाहते हैं तो उसमें हर तबके के लोग हैं और वो हर तरह के इकबाल को पढ़ना चाहते हैं। जो लोग गालिब को पढ़ना चाहते हैं वो हर तरह के गालिब को पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपने कुछ स्टीरियोटाइप ऐसे बना रखे हैं कि जो आप इकबाल पे किताब छापेंगे वो ऐसी किताब होगी कि जिसके कारी 20, 25, 30 लोग होंगे। गालिब का अरूज़, आहंग, मतलब ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आम कारी हो, जैसे एक और बात मैं आपसे कहूँ, ये जो सरकार वाली बात है, मतलब मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा जी, लेकिन मैं एक मोटी बात आपको बता रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से अब तक अंग्रेज़ी की जितनी तालीम है और अंग्रेज़ी का जितना फ़रोग़ है, उसमें कोई सरकारी मदद शामिल नहीं है। अंग्रेज़ी के सारे स्कूल प्राइवेट हैं। वो 50 रुपये की फ़ीस वाला हो, 500 रुपये की फ़ीस वाला हो, 50,000 रुपये की फ़ीस वाला होगा तो आपको रिश्वत भी 10 लाख से लेके अब तो शायद कुछ पहाड़ों के स्कूलों में 5-5, 10-10 करोड़ की रिश्वत है। तो ये जो एक आपने जहन बना लिया है
कि वो हुकूमत ये करेगी। हुकूमत ने अंग्रेज़ी के लिए क्या किया है? अगर आप उसकी तरफ भागते हैं, चूँकि उनके यहाँ सब तरह की चीज़ें मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक बहुत अच्छी सीरीज़ छापी है, वेरी शॉर्ट सीरीज़ करके है उसका नाम। उसमें आपको मिल जाएगी, आप पढ़ना चाहें, ऊपर यही है वेरी शॉर्ट और नीचे है वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो 100 सफ़े की किताब है, मगर उसके लिखने वाले 10 बड़े प्रोफेसर्स हैं और उन्होंने ये ख्याल रखा है कि जब उस किताब को पढ़े तो 6 साल के बच्चे से लेके और 25 साल का आदमी तक पढ़ ले और उसके समझ में अंग्रेज़ी अदब की तारीख़ आ जाए। तो इस तरह उन्होंने कोई 100, 125, 150 किताबें छापी हैं। मार्क्सिज्म पे छापी है, कैपिटलिज्म पे छापी है, और वो किताबें ऑक्सफोर्ड की वो हॉट केक की तरह बिक रही हैं। तो अगर आपने अपने यहाँ पढ़ने का माहौल ही पैदा नहीं किया है तो साहब आप किताब छाप लीजिए, आप डिजिटल में चले जाइए। किताब नहीं, ना तो डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ी जाएगी, ना नागरी में पढ़ी जाएगी, ना उर्दू में पढ़ी जाएगी। मैं मिसाल नहीं देना चाहता मज़हब की, लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी की जो किताब है बहिश्ती ज़ेवर, वो उन्होंने उन बच्चियों के लिए लिखी थी जो आम तौर पे घर में सिर्फ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ती थी उस ज़माने में, और ज़माना भी अब से 100 साल पहले का है जब ख़वातीन में, तो वो मुश्किल से उसको पढ़ पाती थी मिला के उस्तानी की मदद से। वो किताब कितनी बिकती है, उसको तो कोई नहीं कहता है कि ये जब डिजिटल में होगी तब हम बहिश्ती ज़ेवर पढ़ेंगे, उसको तो कभी किसी ने नहीं कहा। तो पहली बात यह है कि आपके पास वो मेयारी किताबें होनी चाहिए और हर मौजू पे होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे नई नस्ल में। अगर आप अब तो मतलब 15 साल की उम्र बहुत होती है, कोर्ट्स भी ये कहते हैं कि 15 साल की उम्र में बच्चा ज़हनी तौर पे बालिग हो जाता है। तो उस उम्र के लोग जो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं वो चीज़ें अगर आपके यहाँ नहीं होंगी तो आप कुछ कोशिश कर लीजिए, हुकूमत को चाहे जितना इल्ज़ाम दे लीजिए, शम्स इकबाल को चाहे जितना बुरा भला कह लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। कोशिश आप भी को करनी पड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया सर। सर, आपकी काउंसिल में तो हम फ़ालियत और तहर्रुक से वाकिफ़ हैं, लेकिन NBT में आपने अरसे दराज तक खिदमत अंजाम दी हैं। मैं उस हवाले से आपके तजुर्बात जानना चाहती हूँ। उसी का नुक्ता उरूज है जो मैं NCPL में कर रहा हूँ। जी, यही काम मैं कर रहा था तो अकेले कर रहा था, तन्हा, और आज हमें पूरी टीम मिली है। मसला असल में उर्दू ज़बान के हवाले से ये है कि हम जो तदरीसी माहौल है उसके ग़ुलाम हो चुके हैं और उसी में हम अपनी सब आफियत चाहते हैं। उर्दू ज़बान के हवाले से जो भी आप बात कर लें, अतर फ़ारूक़ी साहब ने बहुत डिटेल में ये बात कह दी, मेरा ख़्याल है उससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है मेरे पास। ज़बान का फ़रोग़ उस वक्त होगा जब आपको ये भी जज करना होगा कि लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। क्या वो ऑन स्क्रीन ही पढ़ना चाहते हैं या ऑफ स्क्रीन पढ़ना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप अपने अपने मोबाइल को चेक कर लीजिए तो आपको पता चलेगा आप कितनी देर तक पढ़ रहे हैं। मोबाइल में खा कुछ भी हो, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया में इंस्टा पर हो, फेसबुक पर हो, तो अगर ये तसव्वुर कर लेते हैं कि हम में से अक्सर लोग एवरेज 5 आवर्स पढ़ते हैं, जो सबके साथ होगा। मुझे कभी कभी तो लगता है कि मैंने भी उतना ही वक्त दे दिया, अगरचे वक्त मेरे पास कम होता है। तो अब मसला ये है कि अब अगर ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स है कि हम लोग ऑन स्क्रीन पढ़ने के आदी हो गए, अखबार भी उसी से पढ़ते हैं सब लोग। मेरा ख्याल है कि अतर भाई का आर्टिकल तो मेरे पास पहले, इनकलाब बाद में आएगा तो पहले ये पहुंचा देते हैं मेरे पास, मैं पढ़ चुका हूं। तो हमें ये देखना होगा कि जब डिजिटल दुनिया है तो हम अपने रीडर्स और अपनी नस्ल को उसी प्लेटफॉर्म पर ले जाएं। फिर गरचे ये बहुत अजीब बात है कि किताब की तो एक अलग अपनी अहमियत है ही है, ज़ाहिर है वो आप उसको हाथ में लेते हैं, उसकी खुशबू महसूस करते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आप पैरेलली जो है साथ साथ आपको ऐसा मवाद तैयार करना होगा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स देने होंगे, ऐसा ऐप्स बनाना होगा जिसके ज़रिए आप उनको ये मौके दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि NCPL ने इस डायरेक्शन में बहुत काम किया जिस पर बात कम होती है।
NCPL में चूँकि मेरा ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि ई किताब जो हमारा ऐप्स है उस पर ऑलमोस्ट 275 बुक्स सर्चेबल मोड में अपलोड हैं। क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? फिर अगर 275 किताबें अगर अपलोड कर दी गई है तो ये भी कोई तादाद कम नहीं है। 800 किताबें हमारी जो है PDF फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट पर हैं। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने जाने से कबल मैं जिस कोशिश पे लगा हूँ, जो भी हमारे पास टाइटल्स हैं उसको हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि 25-30 साल पुराना इदारा इतने कम टाइटल्स के, जब हम कहते हैं कि हमारे पास 2000 टाइटल्स हैं, कुछ किताबत की किताबें पुरानी हैं जिसको हमें नए सिरे से करना होगा, तब जाके वो ऐप उसको सपोर्ट दे पाएगा। तो उसमें मेरी कोशिश है, हम कर रहे हैं। ये चेंजेस जब तक आप नहीं लाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, एक्सेप्ट करना होगा, ऑडियो फॉर्म में जाना होगा। अब जो साइंस की तरक्की है वो जहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो हमें उसको कैच करना है, तो हम डिनाइल मोड में नहीं रह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा करने से ये नुकसान हो जाएगा, वैसा करना। आपने स्क्रिप्ट की बात की, अगर कोई देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ रहा है आप उसे रोक नहीं सकते। आवाम तय करती है कि किसे पढ़ना है, किस ज़बान में पढ़ना है। हम उर्दू स्क्रिप्ट की बका के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई देवनागरी स्क्रिप्ट में या रोमन स्क्रिप्ट में या ट्रांसलेशन के फॉर्म में अगर पढ़ना चाहता है तो ये एडवांटेज भी है, इसको डिसएडवांटेज मत माने। ये आमतौर पर हम लोग ये कहते हैं भाई देवनागरी पढ़ रहा है तो क्या बुरा है, वो मोहब्बत ही तो पढ़ रहा है, प्रेम तो नहीं पढ़ रहा है, उसके स्क्रिप्ट तो वही चेंज हो गई। हमारे अगर कोई आदमी देवनागरी में पढ़ करके भी अगर उर्दू बोल रहा है तो उसको आप इनकरेज करें, ना कि आप उनको भाई अगर स्क्रिप्ट आप सिखा नहीं पा रहे हैं, निज़ाम कमज़ोर है। अगर निज़ाम मजबूत भी है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, उर्दू मीडियम में वहाँ एजुकेशन होती है, अपने बच्चों को वहाँ लोग नहीं भेजते। इतने ट्रांसलेटर हैं, एक एप्लीकेशन ट्रांसलेशन का वहाँ किसी DM ऑफिस पे नहीं पहुँचता है। तो ये गवर्नमेंट की तो उसकी एक तरह से सहानुभूति है, हमदर्दी है कि वो उर्दू को फ़रोग़ दे रही है। आप उससे खुद कैच नहीं कर रहे हैं तो उस पर फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आप अपने बच्चों को उर्दू वहाँ नहीं सिखाना चाहते हैं, कहीं और भेजना चाहते हैं। आपको कहा अथर भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि अंग्रेज़ी को क्या सरपरस्ती है। आज आप देख लीजिए क्या सूरत हाल है। वो ज़बान खुद चल करके आ रही है। आपके उनके डिक्शन में इजाफा हो गया, और अगर उनके डिक्शन में इजाफा हुआ, बहुत सारे हिंदी अल्फाज, बहुत सारे उर्दू अल्फाज वो ले गए, तो उनमें तो कोई बुरी बात नहीं हुई। जब आपकी ज़बान का कोई लफ्ज़ दूसरा लेता है, आप फ़खरिया कहते हैं कि मेरी ज़बान इंडिच हो रही है, लेकिन गलती से अगर हमने योगदान कह दिया, गलती से शांति कह दी, या इस तरह कोई अल्फाज को अगर अपने अंदर हम ले आए, तो ये तो हमारी क्या कहेंगे इसको, तंग नज़री है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके ज़बान को हम एक माहौल दें। जो ज़बान जो चाह रही है, जहाँ पर बढ़ना चाह रही है, आप उसको रोक करके आप पानी को चाह रहे हैं कि इधर उधर कर दें, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत इजी और बहुत इमोशनल भी होने की ज़रूरत नहीं है। मैम की बातों में बहुत इमोशन था, इमोशन से कुछ हासिल नहीं होता है। उर्दू वाले इमोशनल रहते रहते सब कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। आप उसको बहुत प्रैक्टिकली, बहुत प्रोफेशनली सोचिए कि हम लोग जो ऐप NCPL ने बनाया है, इसी तरह से और इदारे भी कर सकते हैं। हम लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू किया है, अभी मेरा ख्याल है कि 2-4 दिन में कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बहुत कुछ काम ऐसा हो रहा है जो टेक्नोलॉजी से जोड़ कर हो रहा है। तो इसको भी अगर टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से भी अगर उर्दू की स्क्रिप्ट आगे बढ़ती है, उसको भी वेलकम किया जाना चाहिए। और अगर कोई आदमी चाहता है लिप्यांतरण में ही पढ़ना चाहता है, तो उसको भी आप बुरा भला ना कहें और ना ही कोई उससे कंपटीशन रखें, उससे भी आपकी ज़बान का ही फ़रोग़ हो रहा है। मेरा ख्याल है वक्त हो चुका है, और इस मुज़ाकरे के और इस महफिल के सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे इस मुज़ाकरे की सबसे ख़ास बात यह है कि हम 4 जेनुआइट इकट्ठा हैं एक स्टेज पे। नई नस्ल भी है और बीच की नस्ल भी है और पुरानी नस्ल भी है। नहीं सर। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बस जी हाँ, बस क्लोज़र। असल में मैंने वक्त कम लिया है, शायद ये पहला मौका है कि मैं किसी इस तरह के मुज़ाकरे में मैं शरीक हूँ, और बड़ा इमोशनल, अभी इमोशन की बात हो रही थी कि हम उर्दू वाले बड़े इमोशनल होते हैं। 1.5 महीना पहले एक मज़मून मेरा उर्दू पर मौत हराम है, उस दिन गालिबन उस सफ़े पर आपका भी कोई मज़मून शाये हुआ था।
उर्दू पर मौत हराम है मजमून शाये हुआ। हमारे दोस्त जो थोड़ा दीनी मिजाज के हैं कहा कि महबूब साहब ये हराम हलाल और वो उर्दू, तो ये इमोशन हमने कहा बिल्कुल ये है कि जो उर्दू की जो खूबियाँ हैं कि उर्दू का जो मिजाज है सेकुलर या जमहूरी मिजाज है जिसकी वजह से उर्दू ज़िंदा है, तो उसकी तरफ इशारा है। और वो देवनागरी वाली बात वो हो रही थी कि ये हम लोग बहुत ही ये ज़ोर देकर कहते हैं कि उर्दू हिंदी की बहन है, लेकिन जब कोई मौका आता है, मैं मेरी परवरिश खालिस हिंदी मुआशरे में हुई है, मैं उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन कभी कभी हिंदी के अल्फाज निकलते हैं। तो अभी आप इस तरफ आपने इशारा किया कि लोग को नागवार लगता है, ये बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि मुझे उर्दू से भी मोहब्बत है और हिंदी से भी मोहब्बत है, लेकिन जब हमें उर्दू को हम उसकी तायद की बात होती है तो हम उर्दू हिंदी की बहन कहते हैं, हम क्यों नहीं हम हिंदी के अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सेशन का वक्त ख़त्म हो गया है और आप बहुत शुक्रिया तमाम सामीन का और तमाम हाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।